नमस्कार, मैं मीरा ठाकुर, प्रवक्ता हिंदी, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान नाहन से। आज मैं आपके साथ डीएलएड द्वितीय वर्ष विषय हिंदी शिक्षण कोर्स 205 से इकाई 3 जिसका नाम है पाठ्यक्रम और भाषा शिक्षण के बारे में चर्चा करूंगी। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कौन-कौन से हैं। तो भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, आप सभी को पता है कि बालक जो भाषा सीखता है परिवार से सीखता है और परिवार से वो अनुकरण के द्वारा भाषा को सीखता है। परंतु विद्यालय में उसे केवल अनुकरण के द्वारा भाषा सिखाना पर्याप्त नहीं है। विद्यालय में भाषा अध्यापक को भाषा सिखाने के लिए अनेक प्रयास करने पड़ते हैं तथा कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हिंदी विद्वानों ने भाषा सीखने व सिखाने के लिए कुछ विशेष नियमों को आवश्यक माना है, जिन्हें भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कहा जाता है। भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत इस प्रकार से है। सबसे पहले स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता के सिद्धांत के अंतर्गत भाषा का शिक्षण स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। जैसे परिवार में वह सबसे पहले अनुकरण द्वारा बोलने का प्रयास करता है, अपने माता-पिता द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों को समझने का प्रयास करता है। इसी प्रकार विद्यालय में भी भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि वह स्वाभाविक रूप से में बालक को भाषा ज्ञान दे सके। उदाहरण के लिए बालक घर पर एक शब्द वाले वाक्य बोलना पहले सीखता है। जैसे पा, उसके लिए एक शब्द नहीं है बल्कि एक वाक्य है। पा का अभिप्राय है कि मुझे पानी दो। अतः विद्यालय में भी भाषा शिक्षण का कार्य वाक्य से आरंभ होना चाहिए। उसके बाद उसे शब्दों तथा अंत में ध्वनियों वर्णों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, परिवार में रहकर बालक सबसे पहले बोलना सीखता है। तो विद्यालय में भी भाषा शिक्षण के दौरान भाषा अध्यापक का प्रयास रहना चाहिए कि वो बालक को मौखिक भाषा का प्रयोग करने में सक्षम बनाए, और जब बालक अपने विचारों को अपने भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो जाए तब उसे भाषा के लिखित रूप का ज्ञान देना आरंभ करे। उसके बाद आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत से अभिप्राय है कि बालक स्वभाव से ही अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि बालक अधिक से अधिक सक्रिय हो। यदि वह बालक कक्षा में निष्क्रिय होकर बैठेगा तब शिक्षा और भाषा दोनों के प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। वैसे भी सीखने का जो मूल सिद्धांत है वो क्रिया है। क्रिया द्वारा ही ज्ञानेंद्रियों को शिक्षा मिलती है। भाषा शिक्षण के दौरान इस सिद्धांत का पालन करते हुए अध्यापक को कई प्रयास करने चाहिए। जैसे बालकों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। उदाहरण के लिए उन्हें किसी वस्तु का चित्र दिखाकर उसका वर्णन करने का अवसर देना चाहिए। किसी घटना या कहानी को सुनाने का अवसर प्रदान करना चाहिए। बालकों को मौन वाचन और सस्वर वाचन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सस्वर वाचन के समय बालक के उच्चारण दोषों को भी दूर किया जा सकता है। उसके बाद है रुचि का सिद्धांत। वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है वो बाल मनोविज्ञान को दृष्टिकोण में रखकर बनाई गई है। वह बाल केंद्रित है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि आवश्यकता की भावना व रुचि के कारण ही मनुष्य कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित होता है। जब तक बालक के मन में भाषा सीखने की रुचि नहीं होगी तब तक वह भाषा सीखने के लिए गंभीर प्रयास नहीं करेगा। अतः भाषा शिक्षण के समय रुचि का सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को कुछ गतिविधियों पर वो बल दे सकता है। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इनके प्रयोग से बालक में उत्सुकता उत्पन्न होगी
बालकों द्वारा अर्जित पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर उन्हें नया ज्ञान प्रदान करना चाहिए। बालकों के साथ अध्यापक का जो व्यवहार है वो प्रेम पूर्वक और सहानुभूति पूर्वक होना चाहिए। इसके बाद आता है चयन का सिद्धांत। भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यक्रम में अनेक साहित्यिक विधाओं की रचनाएं सम्मिलित की गई है, जैसे कविता, कहानी, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत इत्यादि। सभी साहित्यिक रचनाओं की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अपनी भाषा शैली है। किसी सामग्री की पाठ्य विषय वस्तु परिमार्जित तथा सार गर्भित भाषा का प्रयोग उसमें होता है, और किसी की पाठ्य वस्तु में अपेक्षाकृत सरल भाषा का प्रयोग होता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि वह जटिल सार गर्भित पाठ्य विषय के लिए अलग शिक्षण विधि का चयन करे और सरल पाठ्य विषय के लिए वो अलग शिक्षण विधि का चयन करे। ऐसा चयन करने से बालकों के मन में जटिल पाठ्य विषय के प्रति भी रुचि उत्पन्न की जा सकती है। इसके बाद है अभ्यास का सिद्धांत। हमें पता है कि वैसे तो भाषा में वैज्ञानिकता के गुण भरे हुए हैं और विज्ञान जो है समझने की वस्तु है, परंतु भाषा अपने आप में कला है और कला का संबंध अभ्यास से है। सतत अभ्यास से किसी भी कला में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए भाषा शिक्षण को सफल व प्रभावी बनाने के लिए उसमें अभ्यास का होना अत्यंत आवश्यक है। हिंदी में एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। अर्थात लगातार अभ्यास के द्वारा जड़मति मतलब मूर्ख व्यक्ति भी सुजान बुद्धिमान बन सकता है। तो इसलिए अध्यापक का प्रयास रहना चाहिए कि जिन नए शब्दों और अर्थों का ज्ञान विद्यार्थियों को दिया गया है वो उसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाए। प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों को श्रुत लेखन का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को कविता पाठ के अंश आदि का अवसर व मौन वाचन का पर्याप्त अभ्यास करवाया जाना चाहिए। इसके बाद है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत सभी विद्यार्थियों में बौद्धिक मानसिक क्षमताएं समान नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व से भिन्न होता है और यही बात विद्यार्थियों पर भी लागू होती है। एक कक्षा में किसी एक विद्यार्थी की लिखावट भद्दी हो सकती है तो दूसरे व्यक्ति की लिखावट बहुत ही सुंदर हो सकती है। कोई विद्यार्थी मेधावी हो सकता है तो कोई विद्यार्थी मंदबुद्धि हो सकता है। किसी के उच्चारण में दोष हो सकता है, कोई अंतर्मुखी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में भाषा शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया में ऐसे उदाहरणों, शब्दों आदि का प्रयोग करना चाहिए जिन्हें सभी विद्यार्थी सहजता के साथ समझ सके। उसके बाद है वार्तालाप का सिद्धांत। कुछ विद्वान इसे बोलचाल का सिद्धांत भी कहते हैं। वार्तालाप का अर्थ है बोलचाल या बातचीत। बालक परिवार में रहकर अनुकरण करते हुए बोलचाल के माध्यम से ही भाषा सीखना आरंभ करता है। अतः भाषा शिक्षण में भी शिक्षक को वार्तालाप के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। भाषा शिक्षण के दौरान केवल शिक्षक को ही नहीं बोलते रहना चाहिए। शिक्षक को भाषा शिक्षण के दौरान बीच-बीच में विद्यार्थियों से पठित अंश से संबंधित प्रश्न पूछते रहना चाहिए। पाठ्य विषय में आए किसी प्रसंग पर विद्यार्थियों को अपने भाव प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उसके बाद है निश्चित लक्ष्य का सिद्धांत। प्रत्येक पाठ का अपना निश्चित उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए
कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को भाव, कल्पना, अभिव्यक्ति के सौंदर्य को परखने व रसास्वादन करने में सक्षम बनाना है, न कि उनके शब्द भंडार में वृद्धि करना है। दूसरी तरफ निबंध शिक्षण में विद्यार्थियों के शब्द भंडार को समृद्ध करने पर बल दिया जाता है। तो भाषा शिक्षक को पाठ्य विषय के उद्देश्यों को पहले ही निर्धारित कर लेना चाहिए और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होने वाली शिक्षण गतिविधियों, सहायक सामग्री आदि का चयन करना चाहिए। उसके बाद आता है विभाजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा शिक्षण कार्य आरंभ करने से पहले शिक्षक को पाठ्यक्रम को विभाजित करना चाहिए। पाठ्यक्रम को गद्य और पद्य में विभाजित किया जा सकता है और गद्य और पद्य को भी सरल और कठिन पाठों में पुनः विभाजित कर लेना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया सदैव सरल पाठ से आरंभ करनी चाहिए ताकि कठिन पाठ का शिक्षण कार्य आरंभ करने से पहले ही विद्यार्थियों के शब्द भंडार, पूर्व ज्ञान आदि में वृद्धि की जा सके। विस्तृत पाठ को उपखंडों में विभाजित करके उसका शिक्षण कार्य अलग अलग कालांशों में पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार विभाजन का सिद्धांत शिक्षक व विद्यार्थियों दोनों के दृष्टिकोण से उपयोगी सिद्ध होता है। उसके बाद है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण करना बाल स्वभाव है। घर के परिवेश में रहकर बालक अनुकरण द्वारा ही भाषाई ज्ञान प्राप्त करता है। अतः उसकी इसी प्रवृत्ति को आधार बनाकर भाषा शिक्षण में अनुकरण का सिद्धांत अपनाया जाता है। बालक को उस आदर्श उच्चारण का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करें। इसी प्रकार बलाघात, आरोह अवरोह, कविता पाठ आदि के आदर्श वाचन प्रस्तुत करने के उपरांत अनुकरण के द्वारा विद्यार्थी को इन भाषाई तत्वों का ज्ञान दिया जा सकता है। तो विद्यार्थी को जो भाषा है वो अनुकरण के माध्यम से सिखाई जा सकती है। तो उपयुक्त जो सिद्धांत है इनके विवेचना करने के बाद हम संक्षेप में कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण के इन सामान्य सिद्धांतों का पालन करके शिक्षक बालकों के सभी भाषाई कौशलों का समुचित विकास कर सकता है तथा शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।